हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे दिखा आपको। एक्चुअल में क्या है ये जो है आपका, मैं आपको बता दूं, ये हड़प्पा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आरंभिक नगर में हुआ क्या, पुराने भवन का संरक्षण। यहाँ पे एक कहानी स्टार्ट होती है। जसपाल और हरप्रीत बच्चे हैं दो स्कूल के। ये अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, ये क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते हैं, यानी कि भूतिया खंडर कहते हैं। हमने सुना है ना, इस खंडर में भूत रहता है यहाँ पे, जैसे कि ये है आपका, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है भूत वगैरह रहते हैं पुराने खंडरों में, ऐसी कहानी है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, मतलब किस तरह से डिजाइन किया गया है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को संरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर को से लोगों को इतना लगाव क्यों है। भाई पुरानी चीजों से इतना लगाव क्यों है लोगों को। तो ये चीज सोचने लगे। तो एक्चुअल में ये विरासत होती है, इसलिए इनसे जो है थोड़ा सा। आज फोन की भी अब सही चल गई ना वीडियो भाई? अब तो ठीक चल रही है, बीच में अटकी थी लेकिन अभी ठीक चल रही है। हाँ, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी शुरुआत होती है यहाँ से आपकी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ट्रेन जो आई है वो 150 साल पहले आई है। सेम चीज, 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। हड़प्पा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? यहाँ पर है। ये भारत का नक्शा यहाँ से कट कट जाता है इतना, और ये है हड़प्पा नगर। ठीक है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ के ले गए। इसलिए ले गए ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए। हाँ, इनको नहीं पता था कि ये पुराना नगर है, उस टाइम किसी को नहीं पता, है ना। उनको नहीं पता था कि ये नगर बहुत पुराना है, यहाँ पे जो है लोग रहते होंगे, इतिहास होगा वगैरह, उन्हें क्या पता। उन्होंने सोचा कोई खंडर है, ईंटें उखाड़ो, काम आ जाएगी, फ्री में मिल रही हैं, ले गए उखाड़ के, है ना। लेकिन जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी, और इससे कई इमारतें जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो हमें पूरी तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी काफी मिली है, जो हमने बाकी बची हुई देखी है। उसके बाद क्या हुआ कि आज से 80 साल पहले, वो तो 150 साल पहले की बात थी जब वो ईंटें उखाड़ के ले गए, लेकिन अभी 80 साल पहले जो है पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबसे पुराने शहरों में से एक है। 4700 साल पहले जो हमारे नगर बसे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वही नगर, जो जब वो नगर खत्म हो गए तो उनकी जो इमारतें थी, जो घर थी, जो नगरे थे, वो सब मिट्टी के नीचे दफन हो गए। ऊपर से आंधी तूफान दुनिया भर की चीजें हुई, बारिश आई, सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी है, ऊपर से मलबा बहा के ला रही है, कचरा बहा के ला रही है, सब ढक दिया, पूरे शहर को ढक दिया। पूरा शहर मिट्टी में दफन हो गया, है ना। तो उसको दफन होने के बाद जो है अब हमने उसको खोदना स्टार्ट किया। फिर पता चला कि यहाँ नगर हुआ करते थे। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। तो इसका हमने नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ होगा, वही चीज जो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं इस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर भोजन संग्रह वाले चैप्टर का सीन कट, कौन सा सीन? चलो वो बाद में देखेंगे भाई, पहले जो काम चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी, पहले इनका नगरों की विशेषता पे ध्यान देना कि कौन कौन सी चीजें थी, तो इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लेना। आसान है, बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि कौन से पॉइंट मेन वाले हैं आपके। जैसे कि आपके दो पॉइंट है, एक तो नगर दुर्ग है, एक निचला नगर है। ये क्यों क्या है आपके, ये बात समझनी है आपको, बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। ये एक शहर आपको दिखाई दे रहा है, शहर आपको दिख रहा होगा, कुछ तो प्लेन जमीन पे है, कुछ पहाड़ के ऊपर है, ऐसा ही है नगर। ये जो है आपका यहाँ वाला एरिया, ये क्या है आपका? ये दुर्ग है आपका, नगर दुर्ग। और जो ये नीचे वाला एरिया है आपका, ये प्लेन वाला, ये आपका निचला नगर है। बस इतनी सी कहानी है।
इतना ही ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था। तो ऊंचाई वाले भाग को जो है पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कह दिया और निचले हिस्से को निचल नगर कह दिया। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से की गई थी। चार दीवारी जिस तरह से की जाती है कि अपना शहर को बाउंड्री बना दी आपने, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की हैं कि हजारों सालों के बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हुई हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई जो है इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें आपकी, है ना। तो आज तक जो है इसलिए ये मजबूती के साथ में खड़ी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब मिले हैं। इन तालाब को महान स्नानागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान स्नानागार। इस फोटो में देखोगा, वीडियो में, तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये तालाब है आपका, छोटा सा दिख रहा होगा नीला सा आपको, यहाँ नीला सा दिख रहा है, ये आपका ये जा रहा, तो ये सेम इस तरह का है आपका। इसमें क्या विशेषता है देखो, कि बीच में तो तालाब बनाया और इसके चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई है जिसको हम उतरने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये वाली सीढ़ियां। देखो यहाँ पे ये सीढ़ियां बनाई गई है, यहाँ भी सीढ़ियां हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हो आप इस पे, तो आराम से तालाब के अंदर उतर सकते हो आप, है ना। जैसे स्विमिंग पूल में बनाई जाती है ना सीढ़ियाँ, स्विमिंग पूल में क्या होता है कि वो स्टील की बना दी आजकल उन्होंने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी इसकी धरती पे। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी और चारों ओर इसके कमरे बनाए जाते थे। और इनसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे, यानी कि जो बड़े लोग होंगे वो ये स्नान करते होंगे इस जगह पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक की कहानी समझ में आ गई आपको? हम्म, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड क्या है भाई आपके? देखो, संभवतः यह यज्ञ किए जाते होंगे यहाँ पर। अग्निकुंड जिसमें एक गोल गड्ढा मिला है उनको, जिसके अंदर आग जला के वो यज्ञ करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह क्या होंगे आपके? जहाँ पे सामान इकट्ठा किया जाता था, यानी कि भोजन वगैरह, अनाज वगैरह वो इकट्ठा करके रखते होंगे। अग्निकुंड इस तरह का होता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोल तरह का, इसके अंदर आग जलाई जाती थी, है ना। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब यहाँ पे हैं, आपका देख सकते हैं। हड़प्पा यहाँ है आपका, ये हड़प्पा है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है आपका? नीचे है सही, यहाँ पे, ये रहा, ये आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्नानागार समझ में आ गया आपको? ठीक है, भंडार गृह समझ में आ गया, नगर दुर्ग, निचला नगर, सब बातें समझ में आ रही हैं आपको एक एक करके? बस आपको ऐसे ही समझते जाना है एक एक करके, है ना। यस सर, लेकिन फिर से देखेंगे, हाँ वो तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है आप रिवीजन करते जाएंगे। देखो, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के बाट, मोहरें, मणके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये आभूषण है आपके इस तरह के, ये मोहर है आपकी, ये मोहर है आपकी। मोहर का इस्तेमाल करते होंगे वो किसी चीज को शाही बनाने के लिए, है ना। जैसे आजकल भी कोई कंपनी होती है मान लो, तो उसका लोगो लगा होता है ना, जैसे टी शर्ट भी खरीदते हैं आप, तो उस पे अगर नाइकी का खरीद रहे हैं तो नाइकी का लोगो आता है, तो वो लोगो क्या है? मोहर ही है आपकी एक तरह से। ये आपका जो है वृषभ, एक अलग डिजाइन है, ये औजार है, ये आपके देख सकते हो बर्तन है आपके, है ना। ये फलक हैं, ये मणके हैं आपके, जो जिनको मोती माला में पिरोए जाते होंगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें आपको मिली हैं। चलो कुछ प्रश्न आ गए इसी से रिलेटेड, मैंने बीच बीच में डाले ताकि आपका रिवीजन होता रहे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण कितने साल पहले हुआ था? बताओ, कितने साल पहले हड़प्पा का हुआ था आपका? चलो लिखो फटाफट से अपना आंसर।
जल्दी लिखो फटाफट से। मोहनजोदड़ो की खोज रखल दास ने किया था शायद। अरे वो बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके चलो भाई, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। है ना, हम लाइन से चल रहे हैं बेसिक से। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनको ज्यादा नॉलेज है भाई, तो वो थोड़ा सा सब्र रख लो। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का जो निर्माण हुआ वो कितने साल पहले हुआ? 4700 साल पहले। ठीक है। उसके बाद कालीमंगा कौन से राज्य में है? बताओ कालीमंगा कौन से राज्य में है भाई, सेकंड का आंसर दो। हाँ जी जल्दी लिखो। देखो यहाँ पे देख लो कालीमंगा कौन से राज्य में है। कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा कालीमंगा, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर है ये। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये वैसे तो यहाँ पे पंजाब आता है, हरियाणा। यहाँ पे लिखा होगा लेकिन कहीं लिखा नहीं है मैंने। अच्छा जी। कहाँ है? हड़प्पा। यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, वहीं पे दिखेगा आपको, बस ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं इसको देख करके। यहाँ पे है आपका कालीबंगा। तो यहाँ पे कालीबंगा, यहाँ पे क्या है आपका? पंजाब है, तो ये कालीबंगा जो है वो पंजाब में है आपका। ठीक है। कहाँ गए भाई हम? कालीबंगा पंजाब में है। उसके बाद नगर दुर्ग क्या है आपका? ये तो आपको पता चली गया है, जो आपके नगर जो है आपके वहां पे ऊंचा वाला हिस्सा जो है वो आपका क्या है? नगर दुर्ग है, निचले वाला निचला नगर। इन पुराय स्थलों पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं आपकी? इन पुराय स्थलों पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं आपकी? मणके मिले हैं, औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिली हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, पत्थर के ब्लेड मिले हैं, ये चीजें यहाँ पर आपको मिली हैं। ठीक है। अग्निकुंड क्या है आपके? अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अच्छा कहाँ मिले हैं बताओ, कौन से स्थान पे आपके अग्निकुंड मिले हैं? 5वें नंबर का बताओ आंसर। तो अग्निकुंड मिले हैं भाई साहब आपको कालीबंगा में मिले हैं, लेकिन देख लेते हैं एक बार आपको। देखो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह लिख रखी है इसने। कालीबंगा, लोथल और अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। चलिए, भवन निर्माण और नाले। भवन किस प्रकार के बनाए जाते हैं, कुछ विशेषता होगी उन घरों को बनाने की, वो आपको ध्यान रखनी है। इन नगरों के घर जो है वो आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। दो छूट गया है, एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो क्या डिजाइन उन्होंने बता दिया भाई आपको? देखो एक तो ये आंगन होगा आपका, यहाँ पे कमरे बनाए जाएंगे, यहाँ पे कमरा, यहाँ पे कमरा, यहाँ पे कमरा, बीच में आंगन बना दिया है ना। आंगन के चारों तरफ कमरे बना दिए। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसमें एक स्नानागार यानी कि बाथरूम, है ना, बाथरूम होता था, तो यहाँ पे कोने पे बाथरूम बना रखा होगा इन्होंने इस तरह से। और कुछ घरों में कुएं भी थे। कुएं उन घरों में होते होंगे जो मालदार लोग होंगे, क्योंकि अब सब लोग तो कुएं नहीं खुदवा सकते ना, कुएं तो किसी किसी के घर में होंगे। तो जो अमीर लोग होंगे उनके घर में होते होंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, ये सबसे बढ़िया सिस्टम लगा है। हड़प्पा सभ्यता का सिस्टम देखो यार कितना जबरदस्त है। आजकल की तरह जैसे आप ये देख रहे हो ना, पूरी लाइन ये नाला ढका हुआ है, मतलब नाली बनाएंगे और नाली के ऊपर इन्होंने पट रख दिए, जैसे आजकल गांव में भी बनती है। जो हमारी नालियां होती हैं, नाली के ऊपर जो है स्लेब डाल दिए जाते हैं ताकि वो नाली अंदर अंदर पानी चला जाए। तो ये नाले हैं, ढके हुए नाले में ना इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, तो ढलान बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों से जाके वो मिल जाती थी। नालों के ढके हुए होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल मतलब गड्ढा वो बनाया जाता था आपका, जहां पर जो है जैसे गटर का ढक्कन होता है ना सड़कों के बीच में, आपने देखा होगा अगर शहर में आप गए होंगे, तो सड़क के बीच में एक किस तरह का आता है, जैसे सड़क है आपकी मान लो, तो यहाँ पे इस तरह से एक वो बना होता है ऐसे गोल गोल। तो इसको उठाकर इसके अंदर आदमी जाता है, वहां पे सफाई वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं। तो ये सेम वही है, मेन होल बनाए जाते थे कि जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो पूरी कॉलोनी जो है वो बहुत, पूरा नगर ही ध्यानपूर्वक एक नक्शे के हिसाब से इन्होंने बनाया ताकि बेहतर तरीके से बना सके। ठीक है। चलिए, नगरीय जीवन कैसा होगा भाई, इनके लोगों का जीवन कैसा होगा? मजेदार ही होगा, है ना। बढ़िया लोग थे। देखो, सुंदर सुशील कन्या देख लो लड़को, थोड़ा आपका मन बहल जाएगा है ना।
देखो, बताओ ये कौन है, पता है? किसी को पहचान अगर हो रही है तो बताना जरा। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। यानी कि जिनको क्या कहेंगे हम, कारीगर लोग, मिस्त्री लोग, है ना? ये संभव थे, यहाँ के शासक थे। मतलब जो बनवाते थे वो शासक थे, जो बनाते थे वो नहीं, जो बनवाते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी कि जो राजा थे वो लोगों को दूर दूर भेजते थे और कहते थे वहां से संगमरमर के पत्थर लेके आओ, वहां से आ, मोती लेके आओ, और इस तरह की चीजें मंगवा के अपने शहर में, नगर में लगाते होंगे, है ना? शायद शासक लोग खूबसूरत मणके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन होंगे? जो लिखने का काम करेंगे, जो लिखने का काम करेंगे। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, मतलब हमें नहीं मिली। शायद उस समय की चीजें खत्म हो गई है ना? तो क्या क्या देखा हमने इसमें? एक तो शासक देखे, और दूसरे आपके देखे हमने शिल्पकार, और तीसरे देखे हमने लिपिक जो चीजों को लिखते थे, है ना, लिखावट के तौर पे। ये फोटो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये आपका मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। और मोहनजोदड़ो एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, तो उस फिल्म में ये हीरोइन थी। इसका नाम है पूजा हेगड़े। जो किसी का भाई किसी की जान फिल्म देखी है आपने? उसमें भी है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन कौन फिल्म देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजन जी बोल रहे हैं आपकी होने वाली बीवी है। भाई साहब, ऐसा गुनाह मेरे साथ मत करो आप, हैं? पूजा हेगड़े, वाह, पहचान हो रही है भाई इन्हें। जानते हैं लोग, ये बड़े तेज हैं। मोहनजोदड़ो, पापा की परी है ये, हाँ, सही कहा आपने। चलो भाई, वीडियो को लाइक करते रहो यार, हाँ। सब लोग जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वीडियो लाइक करते रहो जरा फटाफट से। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो है, स्त्री पुरुष भी रहते थे, और जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। देखो, लिपिक हो गए, अब हमारे पास शिल्पकार हो गए। लंबी लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे, और सुदूर देशों के किस्से कहानियां भी लाते थे। मतलब दूसरे देशों की किस्से कहानियां भी उनको आके सुनाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये औजार हैं जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से बनाए जा रहे हैं ये भी देख सकते हो आप, है ना? शिल्पकार जो है इनको कैसे बनाते थे ये चीज भी आपको दिखाई दे जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र जो है पहनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये मूर्ति देख सकते हो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है ना? मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, याद रखना। नगर और नए शिल्प, यानी कि किस किस प्रकार की शिल्पकारी की जाती थी वहां पे, ये देख लो। कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से मिली है आपके। तो पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से हासिल हुई हैं वो है आपकी पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनी हुई चीजें मिली हैं। तो यहाँ पे ध्यान देख लो आपका, पत्थर है, तांबा है, कांसा है, सोना और ये चांदी, ये सब चीजें वहां पे मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनते थे, ठीक है? सोने चांदी से गहने और बर्तन बनते थे। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मणके, बाट और फलक है। मणके है, मणके होते हैं आपके मोती, है ना? और बाट होते हैं जिनसे वस्तु तोली जाती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो एक चीज नोट करो, मोहरें जो होती थी वो पत्थर की होती थी, ये याद रखना, पत्थर की। तांबे की पूछ लिया, गलत हो जाएगा। कभी देखो एग्जाम में लिख रखा उसने सोने की मोहरें यूज होती थी आपकी हड़प्पा सभ्यता में, सही लगा के आगे उसको, गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मोहरें इस्तेमाल हो रही है, जो इस वीडियो में आप देखो ध्यानपूर्वक। ये उठाया इसने और ये लगा देगा उस पे, देखो, ये लगा दी उसने, ये छप गई मोहर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इन ये आयताकार मोहरें थी। सामान्यतः जानवरों के चित्र इस पे बने हुए थे, देख सकते हो होंगे कहीं ना कहीं। जब ये छापेगा उसको तो तब ध्यान से देखना, उस पे जानवर का चित्र है ना? ये देखो एक तरह का जानवर इस पे दिख रहा है आपको।
हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सबसे पहली चीज, मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है। ये बर्तन है आपके, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी नहीं है, पीली नहीं है, सफेद नहीं है, ये याद रखना। यही मतलब एग्जाम में यही पॉइंट पूछे जाते हैं आपसे, जो की पॉइंट होते हैं। तो मिट्टी पूछेगा तो लाल मिट्टी बतानी है आपको। ठीक है, कौन सी? लाल मिट्टी। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाड़ बनाते थे? नहीं भाई, वहां पे कुछ नहीं था ऐसा, है ना। इन चीजों को छोड़ो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर आज तो बहुत अच्छी क्लास है। अच्छा, दरवाजा दोनों तरफ से होते हैं, मौसम के अनुसार यूज होता है। क्या होता था? अच्छा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। भाई साहब ये तो कतई यूपीएससी वाले हो रहे हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा सब्र रखो, एक एक स्टेप बढ़ो, क्यों डरा क्यों रहे हो बच्चों को? बाकियों को जो नए बच्चे हैं उनको सीखने दो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है। सर को भी लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो क्यों, मुझे क्यों नहीं होगा? मैं लड़का नहीं हूँ? लड़का हूँ तो लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, सीधी बात है। लेकिन वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं, गलत वे में मत करा करो आप। ठीक है। अब गलत वे में ले जाओगे तो फिर बहुत पिटोगे मेरे हाथों से, है ना। देखो, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? 7,000 साल पहले। बस आपको ये टाइम पीरियड जरूर याद रखना है हमेशा। 7,000 साल पहले। 8,000 साल पहले कौन सी पहाड़ियां हैं जहां पर 8,000 साल पहले लोग रहते थे? एक बार कमेंट करके बताओ किस किस को याद है। बताओ, 8,000 साल पहले कहाँ पे लोग रहते थे? बताओ, उससे फिर आगे कहानी बताऊंगा। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो चांदी की वस्तुओं से उन्होंने कपड़ा चिपकाया हुआ है, फूलदान के ढक्कन पे कपड़ा चिपकाया हुआ है, तो वहां से क्या मिला हमें? अवशेष मिले, कपड़ों के अवशेष मिले। पकी मिट्टी तथा फ्राइन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं आपके, तो ये सूत कताई का। अब 8,000 साल पहले क्या था? किरथर पहाड़ियों में, किरथर और सुलेमान पहाड़ियां, वहां पे लोग रहते थे, है ना। यहाँ लोग रहते थे। तो ये जो किरथर पहाड़ियां और सुलेमान पहाड़ियां है, ये कहाँ पर है आपकी? ये आपकी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। और जो मेहरगढ़ है, ये भी पाकिस्तान में है। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से अगर देख रहे हो आप। क्योंकि मेहरगढ़ से कपास की खेती के सबूत मिले हैं, और मेहरगढ़ के आसपास ही लोग किरथर पहाड़ियों में रहा करते थे। मतलब यही लोग जो किरथर पहाड़ियों में रहते थे, हो सकता है इन्हीं लोगों ने कपास की खेती करना स्टार्ट किया होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ये जो है, इन लोगों ने जो है आसपास के इलाकों में अपना वो भेज दी होगी कला। तो वहां पे जो है कपड़ा आपको, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, यहाँ पे जो है कपड़े का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। सूत के किसके? कपास के। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। पेड क्लास नहीं है सर, प्लीज बताइए। ऋतिक राज, आपको पेड क्लास करनी है? हाँ ऋतिक जी। सर इतनी दूर से कैसे पीटोगे? मुझ जैसे मासूम को? कोई बात नहीं, बुला लेंगे यहीं, आप बुला के पीटेंगे, है ना। हाँ, तो पेड वाले जो पूछ रहे थे सर आप, तो पेड क्लास नहीं है। फ्री में इतनी बेहतर मिल रही है तो फ्री में कर लो, क्यों पेड के चक्कर में पड़ रहे हो? पैसे दे के ही सीखना है। अगर पैसे दे के सीखना है तो भेज दो मेरे अकाउंट में 1-2 लाख रुपए। ठीक है। देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, है ना, प्रोफेशनल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विशेषज्ञ को प्रोफेशनल। जैसे कि पत्थर तराशना, मणके चमकाना, मोहरे बनाना, है ना, ये सब काम प्रोफेशनली करेंगे ना, आम आदमी तो कर नहीं पाएगा। फिर मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक रूप से बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और उसकी दाढ़ी जो है वो कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, तो इसमें बारीक काम किया गया है भाई, मूर्ति में बहुत, है ना, बहुत बारीक काम किया गया है। ये बहुत बारीक काम होता है, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ने ही ऐसा काम किया होगा ये। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर महिलाएं भी करती होंगी। हो सकता है महिलाएं भी करती होंगी, है ना। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही करते होंगे, है ना। तो हो सकता है दोनों ही करते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई?
चलिए जी भाई, वीडियो को लाइक करते रहो, 1700 लाइक होने वाले हैं हमारे, 2000 लाइक पूरे करो जल्दी से, देखो है ना। इतना स्लो स्लो मत बढ़ाओ, जरा जल्दी जल्दी बढ़ाओ। फ्रेंस क्या है आपका? पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, है ना। लेकिन फ्रेंस जो होता है, ये देखो, फ्रेंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती, तो ये याद रखो। बालू यानी कि रेत, और स्फटिक भी आपका ऐसी रेत जैसी कोई चीज होगी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायतः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रांस से मणके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अलग प्रकार का एक डिजाइन है, अजीब सा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बताओ, कढ़ाईदार वस्त्र वाली मूर्ति कहाँ मिली है? बताओ। हाँ जी। बहुत शरीफ बनाया गया है बेचारे को, अच्छा। सर जी, कम से कम आपसे मिलने का मौका तो मिलेगा मुझे। मैं पिटने के लिए रेडी हूँ। अरे यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे मत बोलो आप बार बार, ठीक है। गुड इवनिंग टीचर जी। जी गुड इवनिंग। चलो बताओ। तो यहाँ पे कढ़ाईदार वस्त्र वाली मूर्ति कहाँ मिली है भाई, आपको बताओ। ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो, है ना। और आपका फ्रेंस को कैसे बनाया जाता है? फ्रेंस को, फ्रेंस जो अभी अभी हमने पढ़ा है, फ्रेंस को कैसे बनाया जाता है? कमेंट करो यार, कमेंट कहाँ गए तुम्हारे? या मेरे पास तक पहुंच नहीं रहे हैं? हाँ, अब आना स्टार्ट हुए हैं। हम्म। ठीक है। तो फ्रेंस को कैसे बनाया जा रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला के बनाया जा रहा है, ठीक है। अब कपास की खेती कहाँ और कितने साल पहले होती थी, ये बताओ। तीसरा ऑप्शन बताओ, तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। चलो फटाफट लिखो अपना तीसरा। हाँ जी। ब्रेक कब दे रहे हो सर? दे देंगे भाई, अभी तो ब्रेक की जरूरत मुझे लग नहीं रही है, अभी तो आप तरोताजा हैं, है ना। ठीक है। 700 साल पहले, अंजू जी क्या लिख रहे हो आप? हाँ, बताओ। 700 नहीं, 7,000, ठीक है। कहाँ होती थी? मेहरगढ़। और कितने साल पहले होती थी? तो आपके 7,000 साल पहले, ठीक है। हड़प्पा के लोग किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? यहाँ पे बताओ, फोर्थ ऑप्शन, रिवाइज भी करवाया था आपको। हाँ जी, तो हड़प्पा के लोग किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं भाई? लाल मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। लाल मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और उन पे काले रंग के डिजाइन होते थे, उनके ऊपर काले रंग के डिजाइन भी होते, ये भी याद रखना। काले रंग के डिजाइन बनाते थे वे, ठीक है। चलो, मेन मेन पॉइंट सारे याद रखना, रिवाइज तो आप इसको करोगे ही। अब बात करते हैं यहाँ पर कच्चे माल की खोज में, यानी कि ये जो लोग कपड़े बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, तो इनके लिए माल की जरूरत भी तो पड़ती होगी इनको। ये कच्चा माल कहाँ से लाएंगे? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कह सकते हैं आप, है ना। कच्चा माल कह सकते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कपड़ा पक्का माल है, कपास आपका कच्चा माल है। हड़प्पा में लोगों को कई तरह की चीजें वहीं मिलती थी, जैसे, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि दूर दूर से मंगाते थे वो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ जगहें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे, ठीक है। तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। उसके बाद यहाँ यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था।
कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है आपका अफगानिस्तान और ईरान। भारत को पाकिस्तान को पार पार करके जाना पड़ेगा, तब यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। तो हड़प्पा सभ्यता यहीं मिली जुली भगत थी यहाँ पे, है ना। उसके बाद सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से होता था। आधुनिक कर्नाटक हमारे भारत के नीचे वाला हिस्सा है। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, तो ईरान, अफगानिस्तान, और आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी इनको अ, अगर देखें, हम कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो बना सकते हैं। जैसे कि तांबे का आयात ये कर रहे हैं आपके राजस्थान और ओमान से, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप TOR, यानी कि TOR कह सकते हो उसको, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बना लो, तांबे का जो है ओमान और राजस्थान हो गया, ओमान और राजस्थान हो गया। फिर ये बात कर रहे हैं टिन का आयात जो है ईरान और अफगानिस्तान से हो रहा है आपका, TEA। तो इसको इस तरह से बना सकते हो आप, TEA। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप इनको, चाहो तो शॉर्टकट में। टिन का इस्तेमाल कहाँ से आ रहा है? टी मतलब चाय होती है ना, टी। तो टी वाली स्पेलिंग बन गई देखो आपकी। तो टिन टिन का आयात कहाँ से हो रहा है? ईरान से और अफगानिस्तान से। उसी प्रकार से सोने का आयात जो हो रहा है आपका, कर्नाटक से हो रहा है ना। तो बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है दूसरे से। तो सोने को कैसे याद रखेंगे आप कर्नाटक से? यहाँ पे मैं आपको KGF फिल्म याद है आपको? KGF फिल्म याद है? तो KGF जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो कर्नाटक में ही है। तो इस तरह से याद रखो कि कर्नाटक की KGF फिल्म है और KGF में सोना। तो कर्नाटक हमारे साउथ में है, तो साउथ इंडियन फिल्म है वो आपकी। और दूसरी तरीका इसको याद रखने का ये है कि कर्नाटक का के ले लो, और सोने को बोलते हैं हम गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब जी, तो यहाँ से जी ले लो। ठीक है, तो जी के याद रख लेना, जी के पढ़ ही रहे हो आप यहाँ पे। तो जी के याद रखोगे तो कहाँ से हो जाएगा आपका? गोल्ड का आयात हो रहा है कर्नाटक से। टी याद रहेगा अगर आपको, TEA। तो टिन का आयात हो रहा है आपका टी, ई से हो जाएगा आपका ईरान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो TEA यानी कि टिन का आयात हो रहा है आपका ईरान से, अफगानिस्तान से। तो इस तरह से याद हो गया आपका TEA। ठीक है, याद हो गया। जी के गोल्ड कर्नाटक, जी के गोल्ड कर्नाटक, ये याद हो गया आपको। उसी प्रकार से TOR, टोर कह दो इसको, टोर। ठीक है, तो तांबा, टी से तांबा कर दिया हमने, और ओ से कर दिया आपका ओमान, आर से कर दिया राजस्थान। राजस्थान ओमान, राजस्थान ओमान। तो ये आपको इस तरह से सारी चीजें याद रह सकती हैं। बहुमूल्य पत्थर की बात करेंगे तो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। ठीक है, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। तो GIA कर दो इसको। ठीक है, GIA। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। बताओ याद रहेगा आपको या नहीं रहेगा इस तरह से? कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से याद ही रह जाए। बाकी वरना बाद में आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ अभी याद हो जाए। बताओ याद हो गया आपको? कमेंट में लिख के बताओ याद हुआ या नहीं हुआ। चलो, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, भोजन कहाँ से आता था भाई, ये भी देख लो। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। कौन दे रहे हैं खाने का सामान? किसान और चरवाहे। तो यही लोग खाने खेती करेंगे तो यही पहुंचाएंगे ना पूरे शहर में खाना। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। इसकी भी कोई ट्रिक बना देते हैं, चलो। तो यहाँ पे गेहूं, जो, GJ, दाल हो गया आपका, मटर हो गया आपका, धान हो गया आपका, तिल हो गया और सरसों हो गया। तो यहाँ पे क्या इसको बनाया जा सकता है? देखो, मैं इसके शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं। आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया आपका, दालें हो गई आपकी, मटर हो गए आपके, धान हो गए आपके, और तिल हो गए आपके, है ना, सरसों हो गए आपके। DTS, GMD, गुड मॉर्निंग जी। तो लिख दो इसको, गुड मॉर्निंग जी डे, DJ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग DJ। तो इससे याद रह जाएगा, गुड मॉर्निंग DJ से आपको याद रह जाएगा। गुड मॉर्निंग DJ, DJ नाम होता है, दिलजीत को शॉर्ट फॉर्म में DJ बोलते थे, एक फिल्म में मेरा नाम भी DJ था, है ना। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग DJ कहेंगे। तो G से हो जाएगा गेहूं, M से हो जाएगा मटर, D से हो जाएगा दाल, J से हो जाएगा जो। उसके अलावा ये याद रख लेना, DTS। DTS में हो जाएगा आपका दाल, दाल हो जाएगा, धान हो जाएगा, तिल हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं आप इसको, चलो शॉर्टकट में।
जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे एक नई बात थी कि हल का प्रयोग हुआ। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि ये प्राय लकड़ी के बने होते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये बच्चे का खेलने का एक खिलौना है। तो अक्सर खिलौने वही बनाए जाते हैं तो जो हमारे चलते हैं। जैसे आज के समय में खिलौने क्या आते हैं आपके, बस आता है, कार आती है, ट्रेन भी आती है, ट्रैक्टर ट्राली भी आते हैं खिलौने के रूप में। क्योंकि आज के ज़माने में वो चीज़ें वास्तविक हैं, तो खिलौने भी उसी चीज़ के आधार पे बनाए जाते हैं। आजकल हल नहीं आएगा खिलौने के रूप में, है ना? आजकल हल थोड़ा बनता है खिलौने के रूप में, लेकिन पहले आता था। पहले बैलगाड़ी भी आती थी आपकी मार्केट में, आपके मेले में जो खिलौने मिलते थे, उसमें पहले बैलगाड़ी आती थी, क्योंकि बैलगाड़ी का प्रचलन था। लेकिन आजकल ट्रैक्टर ट्राली और ये जेसीबी वगैरह के इनके खिलौने बनाए जा रहे हैं। तो खिलौने उन्हीं चीज़ों के बनते हैं जो वास्तव दुनिया में हो। तो यहाँ पे जो है हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया पुरातत्वविदों ने कि यहाँ पे हल से खेती होती होगी। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, तो इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कई तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की होगी, है ना? चलिए, इतनी बातें आपकी कंफर्म हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो दालें हैं, याद रहेंगी। अच्छा, साथ साथ याद हो रहा है सर, थैंक यू, और बहुत बढ़िया। चलो जी, भाई वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग। चलो, 1700 लाइक होने वाले हैं, और 1700 लाइक होने में 10 लाइक बच रहे हैं, तो जरा करके आओ लाइक सब लोग, कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करके आओ। हड़प्पा के लोग गाय भैंस बकरियां और भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाना पड़ता होगा। वे बैर वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर होते हैं ना, छोटे छोटे खाने के बेर होते हैं। मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में, कच्छ गुजरात में एक शहर है ना? कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौरी धोलावीरा नगर बसा हुआ है। वहां साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ है। तो जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में विभाजित किया गया था। दो भाग कौन से थे भाई आपके, ये विधान रिवाइज करो जरा एक बार। यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे? दो भाग थे, एक तो नगर दुर्ग और एक निचला नगर। भाई याद आ रही है? पुरानी बातें याद रखना, भूलते मत रहना कभी दोबारा। कहो कि आगे का याद हो रहा है, पीछे का भूल रहे हो। तो हड़प्पा के नगर जो थे, वो दो भागों में विभाजित हो रहे थे। लेकिन जो ये इलाका था आपका धोलावीरा, ये तीन भागों में विभाजित था। अब तीन भाग कौन से थे, शायद इन्होंने आगे दिया होगा। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। जहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जोड़ा गया था, जड़ा गया था चारों तरफ से। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा मिला है, तो ये एक किस तरह है। ये लोग भी कनेक्टेड होंगे ही, है ना? ये लोग कनेक्टेड होंगे ही आपके हड़प्पा सभ्यता से ही। तो यहाँ पे भी कुछ मिला ही है ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक देना बनता है सर? अच्छा, अभी एक चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद ले लेंगे ब्रेक, है ना? देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यहाँ यह पत्थरों, शंखों और धातु से बनी कई चीजों बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? लोथल नगर। लोथल नगर कहाँ पर है आपका? यहाँ है, ये भारत का नक्शा आप देख पा रहे हो यहाँ से। तो ये लोथल नगर है आपका गुजरात में, ठीक है? तो गुजरात में ये है आपका। यहाँ पे कीमती पत्थर मिलता है। यहाँ पत्थर शुंग, और ये तो हमने पढ़ लिया। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह वो होता है जहाँ पर आपका अनाज वगैरह सामान इकट्ठा किया जाता है। इस भंडार गृह से कई मोहरें मिली हैं, मुद्रांकन मिले हैं, या मोहर बंदी, गीली मट्टी पर दबाने के लिए बनी हुई छाप, जैसे भी एक वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, ये चीजें यहाँ पर मिली हैं आपकी। लोथल का बंदरगाह,
आपका ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां पर समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती होंगी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये एक तालाब दिखाता हमें, है ना, लोथल में। ये एक लोथल जो गुजरात में है, गुजरात में है लोथल, क्योंकि गुजरात जो है वो समुद्र के किनारे पे है, ये भी बात है ना। तो यहाँ पे आपकी एक नदी के द्वारा जो है समुद्र से जो नाव आती होंगी, दूसरे देश से भी अगर कोई नाव आती होगी तो उसको जो है, हम्म, तो उस नाव उसको से जो नाव आती होंगी वो इस तालाब के किनारे आके रुकती होंगी। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने इस तरह से, यहाँ से नाव आ रही है, इधर से भी आ रही है, और यहाँ पे आके इन्होंने एक तालाब बना दिया, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक तालाब इन्होंने बना दिया। तो यहाँ से माल चढ़ा सकते हैं, ये माल उतार भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये बड़े बड़े गोडाउन टाइप के इन्होंने बना रखे हैं। तो इनमें जो है माल ये रखते होंगे, है ना, इस तरह से इनमें सेव होता होगा माल जो भी इनका, और यहाँ से बाहर भेजते होंगे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मणके बनाने का काम होता था, और पत्थर के टुकड़े, अधबने मणके, मणके बनाने वाले उपकरण और तैयार मणके भी यहाँ से मिले हैं। ये आप देख सकते हो, ये कुछ अवशेष हैं जो यहाँ के हैं आपके लोथल के, गुजरात के लोथल जगह पे आपके ये मिले हैं, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में थोड़ा सा ही बचा है, तो इसको पूरा कर लेंगे, है ना। ब्रेक के लिए जो बात कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा और सब्र करो, थोड़ी देर में करेंगे ब्रेक। मोहर यानी कि मुद्रा और मुद्रांकन, मोहरबंदी की क्या है आपका। तो यही है आपका, सिंपल भाषा में, जो अभी हमने एक वीडियो में देखा था, मोहरें यही होती है, इसके अलावा कोई खास नहीं है। मोहरों के बारे में प्रश्न यही आता है कि मोहर बनी कैसी होती है। मोहर चौकोर होती थी, और चौकोर होने के साथ साथ उन पे एक जानवर की तस्वीर तस्वीर होती थी, बस इतना ही है आपका, है ना। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे हुए उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। मान लीजिए एक राजा है ना, भाई नगर है तो नगर का एक मुखिया तो होगा ना, राजा कहेंगे जिसको। वो मुखिया कुछ सामान भेजेगा दूसरी जगह पे। मान लो जो मणके हैं वो मिल रहे हैं राजस्थान में, और आपको भेजने हैं मोहनजोदड़ो में, है ना। तो मोहनजोदड़ो के जो राजा हैं, उसके पास भेजने में यात्रा करनी पड़ेगी रास्ते में। तो यहाँ से असली माल जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो वो जिस पैकेट में, जिस बॉक्स में, जिस थैले में माल को रख के भेजेंगे, उसको बंद करके, सील बंद करके, उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देंगे, जैसे ये वाली मोहर लगाई जा रही है। तो इससे क्या होगा, जब उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, तो जब वो वहां पहुंचेगा तो राजा को पता रहेगा कि वहां से डायरेक्ट माल साफ सुथरा आया है, बिना छेड़छाड़ के। तो वो उसके अंदर से जो निकालेगा माल, वो ओरिजिनल मिलेगा उसको। लेकिन अगर मोहर में छेड़छाड़ हुई है, इसका मतलब जो ला रहा है माल, उसको पकड़ा जाएगा कि तूने बीच में इसकी छेड़छाड़ की है। तो ये एक तरह से आपकी क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई आपकी, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी है। अगर छाप टूटी हुई मिली, टूटी हुई नहीं मिली, तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी मोहर का प्रयोग होता है ना। आज भी लोगो वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं उसका एक लोगो होता है आपस में। चलिए अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो सभ्यता थी आपकी मोहनजोदड़ो, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसका अंत कैसे हुआ। आपका घर कहाँ है, बता देंगे भाई, घर भी बता देंगे, अभी पहले पढ़ाई कर लो। तो सभ्यता का अंत होने का रहस्य क्या है। 3900 साल पहले, 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा भाई, ये भी तो बात है आपकी। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग करना बंद कर दिया, और दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। यानी कि जो आपका ईरान से आप मंगा रहे थे, अफगानिस्तान से सामान मंगा रहे थे, वो सब बंद। यानी कि कुल मिला के अचानक से एक कंपनी डूब गई। हमारे देश की बात करें, मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी का जो है पूरे देश में बोलबाला है। वहां पे कर्नाटक से भी माल मंगाया जा रहा है, कच्चा माल गुजरात में बेचा जा रहा है, मुंबई में बेचा जा रहा है, कश्मीर तक माल बिक रहा है। अचानक से ऐसा होता है कि वहां से उस कंपनी से मजदूरों को, या काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉय थे, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। कर्नाटक से सामान मंगाना बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी समाप्ति की ओर जा रही है, सीधी बात है, कंपनी बंद होने वाली है, ठप होने वाली है। सेम चीज वही हुई। यहाँ पे लोगों ने नगर छोड़ने स्टार्ट कर दिए, दूसरी जगह जाने लग गए। कुछ लोग जो है मर गए, और इन्होंने बाहरी जो राज्य थे उनसे लेना देना बंद कर दिया, सामान मंगाना बंद कर दिया। फिर
मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, है ना, क्योंकि सफाई के लिए लोग बचे ही नहीं। उसके अलावा जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई आपकी, जो हम देख रहे थे कि इन्होंने नाले बना रखे हैं, ढके हुए नाले, नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर उसके जो है मेन होल बनाए गए हैं जिससे सफाई की जा सके, वो सफाई करना बंद कर दिया, तो पानी का भी रुकावट खराब हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाने लगे लोग, है ना, कई लोग जो है, जो गरीब लोग थे। तो हुआ क्या, ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं चला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई होंगी, तो उनको पानी मिलना बंद हो गया, जीवन वहां पे कैसे चलेगा। अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए इन्होंने ईंधन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, इन्होंने घर बनाए, नगर बनाए, तो ईंटों का इस्तेमाल करने के लिए जंगल ही काट दिए इन्होंने, है ना। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे, ये एक कारण हो सकता है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन उसमें एक ये भी है आपका, इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत एक साथ कैसे हो गया। अगर मान लो बाढ़ भी आए तो किसी छोटे एक इलाके में आएगी ना। अगर आपका घास के मैदान भी खत्म हो रहे हैं तो एक इलाके के अगर खत्म होंगे तो दूसरा इलाका सतर्क हो जाएगा कि भाई यहाँ भी ना खत्म हो जाए। तो ये एक रहस्य बना हुआ है कि ऐसे एक साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि बाढ़ या नदियां सूखने से अक्सर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सारे एक साथ पूरे का पूरा नगर पूरा देश ही खत्म हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से। तो ये एक रहस्य आज भी बना हुआ है, इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, और जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का शुरुआत हुई आपकी, और नए नगर वही थे आपके जो आपके ये गंगा नदी के आसपास जो है बसना स्टार्ट हुए थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना। ठीक है, अन्यत्र में एक और छोटी सी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक दिन ये दुनिया का अंत हो जाएगा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, हाँ, कुछ और नहीं मिला तुम्हें बोलने के लिए। अन्यत्र में, एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र है आपका, ये इजिप्ट कहाँ पे आपका, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। ये एशिया महाद्वीप है, ये भारत है हमारा, अगर देखेंगे ये यहाँ पे भारत है ना, यहाँ पे देख लो ये भारत है आपका। उसके बाद यहाँ पे मिस्र है आपका। तो मिस्र में जो है आपका नील नदी है, नील नदी के पास में आपका इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान है, ये आपको पता ही है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पिरामिड नाम आपने सबने सुना होगा। हाँ जी। चलिए, राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन पिरामिडों में दफना दिया जाता था, है ना। इन शवों को क्या कहते हैं हम, ममी। ममी फिल्म देखी है आप लोगों ने, ममी, जिसमें पुरानी जो कबर है उसको खोद के वो आदमी जिंदा हो जाता है, भूत बन जाता है ना। ये हॉलीवुड की फिल्म थी ममी, कई सारे पार्ट हैं इसके। इन शवों के साथ जो है और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इन्हें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने और बर्तन, वाद्य यंत्र यानी कि जो बजाए जाते हैं, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। क्या अजीब बात है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। यानी कि ये दफनाते थे क्या लोगों को, ये तो उनके पिरामिड बना दिए उनके ऊपर, लेकिन ये राजा रानी थे, आम लोगों के साथ में इतनी चीजें नहीं होती थी, ये राजा रानी के साथ होती थी। ये लोग, तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन ये लोग मानते थे ऐसा, है ना, इसलिए ये दफना देते थे। चलिए यहाँ पे सही गलत पे निशान लगा दो पहले, जल्दी जल्दी फटाफट से। पहला ऑप्शन है आपका, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया जाता था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। बताओ ये सही है या गलत है, चलो लिखो फटाफट से। हाँ जी। सर घर मत बताइए वरना सब आपके घर पहुंच जाएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, मम्मी फिल्म मैं देखा हूँ सर, अच्छा। चलो लिखो लिखो आंसर लिखो फटाफट से। ठीक है, ए आपका राइट होता है। बी हो गया आपका दूसरा, नालों के ढके होने के कारण
इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई की जाती थी। दूसरा सही है या नहीं है बताओ? कब से चल रही है क्लास? 3 बजे स्टार्ट होती है भाई, डेली क्लास आपकी 3 बजे ही स्टार्ट होती है। चलो लिखो अपना आंसर। ठीक है, दूसरा भी सही हो जाता है आपका। ओके। तीसरा